हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे आज के लाइव सेशन में जिसका टॉपिक है रेटिनोस्कोपी। मैं हूं ऑप्टम नंदिनी पांडे और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल rgcsk.edu पे, जहां पर आपको मिलेंगी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप इससे रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसका नाम है रेटिनोस्कोपी। एक्चुअली रेटिनोस्कोपी होता क्या है? तो ये एक डिटर्मिनेशन मोड है किसी भी पेशेंट की आई में प्रेजेंट एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, पेशेंट की आई में कितना पावर अवेलेबल है, प्रेजेंट है, उसको फाइंड आउट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होता है जिसे हम बोलते हैं रेटिनोस्कोप, और उसकी हेल्प से जो प्रोसीजर हम परफॉर्म करते हैं उसे हम कहते हैं रेटिनोस्कोपी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में कि ये किस तरह से काम करता है। अगर हम बात करें तो एक शब्द में रेटिनोस्कोपी का जो प्रिंसिपल है वो डिपेंड करता है न्यूट्रलाइजेशन पे। अब आप ये कहेंगे कि केवल न्यूट्रलाइजेशन यानी एक शब्द प्रिंसिपल कैसे हो सकता है? तो चलिए जान लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन किस तरीके से होता है। जब भी कोई लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई में एंटर करती है तो प्यूपिलरी एरिया पे एक मूवमेंट वो कॉज करती है। ठीक है, उस मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो डिपेंड करता है पेशेंट की आई के रिफ्रैक्टिव स्टेटस पे, और बस इतना सा है रेटिनोस्कोपी का प्रिंसिपल। बात करते हैं हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि जो इंस्ट्रूमेंट इस प्रोसीजर को परफॉर्म करता है उसका नाम क्या है। तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं रेटिनोस्कोप। रेटिनोस्कोप जो है वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ रेटिनोस्कोप और दूसरा होता है सेल्फ इल्यूमिनेटेड रेटिनोस्कोप। जैसा कि इनका नाम है, जो रिफ्लेक्टिंग टाइप है वो रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है और जो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है उसका अपना खुद का एक इल्यूमिनेशन होता है। ठीक है, एक खुद का पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होता है। जो रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ रेटिनोस्कोप है वो फिर फर्दर टू टाइप्स में सब डिवाइड होता है, जिसे कि हम मिरर रेटिनोस्कोप भी कहते हैं। तो मिरर रेटिनोस्कोप में एक आता है हमारा प्लेन मिरर रेटिनोस्कोप और दूसरा आता है हमारा प्रिस्ले स्मिथ रेटिनोस्कोप। मैं आपको यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से इसे बताना चाहूँगी। इस वक्त ये दोनों टाइप के रेटिनोस्कोप बहुत ही कम यूज़ किए जाते हैं क्योंकि इनकी जो एक्यूरेसी थी वो बहुत ही ज़्यादा पुअर थी। ठीक है, तो ये है हमारा प्लेन मिरर रेटिनोस्कोप और ये है हमारा प्रिस्ले स्मिथ रेटिनोस्कोप। प्लेन मिरर रेटिनोस्कोप क्या करता है, इसमें एक प्लेन मिरर प्रेजेंट होता है जिसके सेंटर पे एक स्मॉल होल होता है। और अगर हम बात करें वहीं पर प्रिस्ले स्मिथ की तो इसमें दो टाइप के मिरर्स होते हैं। एक होता है हमारा प्लेन मिरर और दूसरी साइड होता है हमारा कॉन्केव मिरर, और ये दोनों ही रिफ्रैक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग टाइप है यानी हमें एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की, एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट की नीड रहती है। तो जब भी हम किसी रिफ्लेक्टिंग रेटिनोस्कोप की हेल्प से रिफ्रैक्शन को परफॉर्म करते हैं तो हम सोर्स ऑफ लाइट को प्लेस करते हैं बिहाइंड द हेड ऑफ द पेशेंट। क्योंकि अगर हमें एग्जामिन करना है, रिफ्लेक्शन करना है, तो लाइट रेस का सेम मीडियम से आना ज़रूरी होता है, यानी लाइट रेस उसी मीडियम से आएंगी जिस मीडियम में पेशेंट बैठा हुआ है। तो पेशेंट के बैक साइड पे हम सोर्स ऑफ लाइट को प्लेस करते हैं जहाँ से कि लाइट रेज आती हैं, हमारे मिरर रेटिनोस्कोप के ऊपर स्ट्राइक करती हैं और रिफ्लेक्ट बैक होकर पेशेंट की आई में एंटर करती हैं, और उस मूवमेंट के बेसिस पे जो एग्जामिनर होता है वो फाइंड आउट करता है कि कितना रिफ्रैक्टिव एरर पेशेंट की आई में अवेलेबल है। ठीक है, ये बात हो गई हमारे रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ रेटिनोस्कोप की। अब हम आगे बात कर लेते हैं सेल्फ इल्यूमिनेटेड टाइप ऑफ रेटिनोस्कोप की। सेल्फ इल्यूमिनेटेड की अगर हम बात करें तो वो फिर से दो टाइप्स में सब डिवाइड होता है। पहला स्पॉट रेटिनोस्कोप और दूसरा स्ट्रीक रेटिनोस्कोप। जो स्पॉट रेटिनोस्कोप है वो एक्चुअली क्या करता है, एक सर्कुलर स्पॉट कॉज करता है जिसकी हेल्प से पूरा प्यूपिलरी एरिया हमारा जो है वो इल्यूमिनेट हो जाता है। और अगर हम बात करें सेकेंड स्ट्रीक रेटिनोस्कोप की तो वो क्या करता है, एक स्लिट बनाता है। ठीक है, जैसा कि स्ट्रीक का मतलब हुआ स्लिट, तो जैसा इनका नाम है उसी तरीके का ये फंक्शन करते हैं, या हम कह सकते हैं कि इनके फंक्शन के बेसिस पे ही हमने इनका नॉमिनेशन किया हुआ है। ओके, तो स्ट्रीक रेटिनोस्कोप जो है वो स्लिट में काम करता है और इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, सुपीरियर होती है। क्यों? क्योंकि ये पावर के साथ साथ एक्सिस का ओरिएंटेशन भी प्रोवाइड करता है।
कि अगर पेशेंट की आई में सिलेंड्रिकल पावर अवेलेबल है तो उसकी एक्सिस क्या है, और एग्जैक्ट एक्सिस का जो अलोटेशन होता है वो हम स्ट्रिक्ट रेटिनोस्कोप की हेल्प से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई इंस्ट्रूमेंट की। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है, यानी कि हर एक इंस्ट्रूमेंट की एक ऑप्टिक्स होती है। ये सारी चीज़ें ऑप्टिक्स में आती हैं ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आपने वहीं पढ़ी होंगी। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट की एक ऑप्टिक्स होती है, और हमने क्योंकि बात की अगर रेटिनोस्कोप की, तो इसमें 2 टाइप के मिरर्स हमें मिल रहे हैं। पहला है प्लेन मिरर और दूसरा है कॉन्केव मिरर। ठीक, तो बात की जाए अगर प्लेन मिरर की, पीछे कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं जिसकी हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये मिरर्स किस तरह से, ये ऑप्टिक्स किस तरह से काम करती है। फर्स्ट डायग्राम में हमें प्लेन मिरर दिया गया है। प्लेन मिरर की हेल्प से यहाँ पर बताया गया है कि लाइट रेज किस तरह रिफ्लेक्ट होती हैं और उनका मूवमेंट जो है वो किस तरीके से हमें मिलता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि S0 है। S0 हमारा सोर्स ऑफ लाइट की तरीके से काम करता है और ये एक इमेज बनाता है जिसको कि हम इमीडिएट सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं और नाम देते हैं S1। अगर हम प्लेन मिरर को अप साइड में मूव करेंगे तो जो हमारा इमीडिएट सोर्स ऑफ लाइट है वो हमारा डाउनवर्ड मूव हो जाएगा, यानी कि S1 डैश के फॉर्म में। तो यहाँ क्या हुआ, इधर अपवर्ड और उधर डाउनवर्ड, यानी अगेंस्ट मूवमेंट होता है। ठीक है, अगेंस्ट मूवमेंट हमें मिल रहा है, यानी अगर मिरर अप साइड जाएगा तो हमारा जो इमीडिएट सोर्स ऑफ लाइट है वो डाउन साइड जाएगा। ठीक, ये बात हुई प्लेन मिरर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्केव मिरर की। आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्केव मिरर को ड्रॉ किया गया है, यानी एक सरफेस इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग है और सेकेंडरी सरफेस जो इसका है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ पर एक और सोर्स ऑफ लाइट दिया गया है जिसका नाम है S0। यहाँ से जो लाइट रेज जाती हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होके एक बनाएंगी हमारा S1 इमीडिएट सोर्स ऑफ लाइट और दूसरा S1 डैश। यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम मिरर को अप साइड में मूव कराएंगे तो S1 भी हमारा टूवर्ड्स S1 डैश यानी अप साइड मूव करता है, यानी दोनों जगह अपवर्ड मूवमेंट है। इट रिप्रेजेंट्स द विद मूवमेंट। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर में हमें मिल रहा है विद मूवमेंट। तो इस ऑप्टिक्स के बेसिस पे बेसिकली हमारा जो रेटिनोस्कोप है वो काम करता है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक का सेशन आपको समझ आ रहा होगा। अब आगे आते हैं प्रीरिक्विसाइट्स, यानी अगर हम रेटिनोस्कोप को परफॉर्म करना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमें होगी। सबसे पहले एक डार्क रूम की नीड हमें होती है। डार्क रूम क्यों? क्योंकि जो इल्यूमिनेशन होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है और हम उसको डे लाइट में मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, जो सराउंडिंग का एरिया है उसको थोड़ा सेमी डार्क बनाना होगा ताकि हम उस इल्यूमिनेशन को ऑब्जर्व कर सकें। ओके, तो एक डार्क रूम हम वहाँ पर रखते हैं। सॉरी, इसके साथ पेशेंट की हाइट और ऑब्जर्वर की हाइट सेम होनी चाहिए, यानी कि दोनों का जो आई लेवल है वो सेम होना चाहिए ताकि जो ऑप्टिक्स है ये ऑप्टिक्स डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ऑप्टिक्स, और जो ऑप्टिक्स है वो ही एक्यूरेसी को प्रोवाइड करती है, इसलिए उसका मैनेज्ड फॉर्म में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए पेशेंट का और ऑब्जर्वर का जो आई लेवल है वो सेम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और पैरेलैक्स मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्या, ट्रायल बॉक्स। ट्रायल बॉक्स में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें डिफरेंट टाइप के ट्रायल लेंसेज अवेलेबल हों, जैसे कि स्फेरिकल कॉन्केव, स्फेरिकल कॉन्वेक्स, सिलेंड्रिकल कॉन्केव, सिलेंड्रिकल कॉन्वेक्स, प्रिज्म्स एंड एसेसरीज। इन सारी चीज़ों से मिलके बनता है हमारा एक ट्रायल बॉक्स। ट्रायल बॉक्स की बात करें, मैं आपको सिंपल के फॉर्म में कुछ लेंसेज दिखाना चाहती हूँ। जैसे कि ये लेंस है, तो ये है हमारा कॉन्केव स्फेरिकल लेंस, जबकि दूसरी तरफ हमें देखें तो हमें मिल रहा है कॉन्वेक्स स्फेरिकल लेंस। इसमें इनकी पहचान होती है कि एक हैंडल लगा हुआ होता है। दोनों ही लेंसेज में हम देख सकते हैं कि हैंडल लगा हुआ है। सिमिलर बिल्कुल इसी कलर में आपको 2 लेंसेज और दिखेंगे, जिसमें से ये है कॉन्केव सिलेंड्रिकल लेंस और ये है कॉन्वेक्स सिलेंड्रिकल लेंस। आप देख सकते हैं इसमें कोई हैंडल नहीं है, और अगर पास से देखें तो इसमें एक्सिस का अलोटेशन भी दिया गया है। ठीक है, ये एक्सिस हमें यहाँ पर बनी हुई दी गई है, यानी कि इस एक्सिस पे इस लेंस में पावर अवेलेबल है और अदर एक्सिस का पावर कितना है, 0। अगर बात की जाए ट्रायल बॉक्स की,
तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो इंक्रीमेंट ऑफ पावर है वो कितना होना चाहिए, यानी हमारे पास लेंसेज होने चाहिए 0.12 डायप्टर, उसके बाद 0.25 से लेके 4 डायप्टर तक के लेंसेज जो कि 0.25 डायप्टर के इंक्रीमेंट में हो, फिर 4.5 से लेके 6 डायप्टर तक के लेंसेज जो कि 0.5 के डिफरेंस में हो, जैसे कि 4.5, 5, 5.5, 6 इस तरीके के डिफरेंस पे वहाँ पर अवेलेबल हों। इसके बाद जो अगले होंगे यानी कि 7 डायप्टर से लेके 14 डायप्टर तक के लेंसेज जो हैं वो होने चाहिए +1 डायप्टर के डिफरेंस पे, यानी कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। और अगर हम बात करें 16 डायप्टर से 20 डायप्टर तक की, तो इनमें जो इंक्रीमेंट का स्टेप है वो होना चाहिए 2 डायप्टर का, यानी 16, 18 एंड 20। ठीक है, ये बात हुई स्फेरिकल की। और ये जो रूल है ये कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉन्केव हमारे लेंसेज दोनों के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, दोनों के लिए रिक्वायर्ड होता है। अब बात करते हैं हम सिलेंड्रिकल लेंसेज की। तो सिलेंड्रिकल लेंसेज में भी हमें मिल जाते हैं लेंसेज 0.25 से लेके 2 डायप्टर तक के जो लेंसेज मिलेंगे वो 0.25 के डिफरेंस पे होने चाहिए, 0.25 के इंक्रीमेंट पे, जैसे कि 0.25, 0.5, 0.75, 1 एंड सो ऑन टिल 2 डायप्टर। और इसके बाद अगर हम बात करें तो 2.5 डायप्टर से लेके 6 डायप्टर तक के लेंसेज होने चाहिए हमारे 0.5 के डिफरेंस पे, जैसे कि 2.5, 3, 3.5, 4 एंड सो ऑन टिल 6 डायप्टर। इस तरीके से स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल लेंसेज का जो इंक्रीमेंट है, जो स्टेप है, वो हमारे ट्रायल बॉक्स में अवेलेबल होना चाहिए। इसके बाद सेकेंडरी हमें क्या चाहिए, हमारे पास प्रिज्म होने चाहिए। यहाँ पर मैं आपको प्रिज्म दिखा देती हूँ। इस टाइप का प्रिज्म लेंस हमारे ट्रायल बॉक्स में अवेलेबल होना चाहिए। ये प्रिज्म फ्रॉम 1 डायप्टर टू 10 डायप्टर अवेलेबल होंगे इन 1 डायप्टर ऑफ इंक्रीमेंट। और इसके बाद अगर हम बात करें तो वहाँ पर 2 एडिशनल लेंसेज और होने चाहिए ऑफ 15 प्रिज्म डायप्टर एंड 20 प्रिज्म डायप्टर। तो इतने प्रिज्म्स हमारे ट्रायल बॉक्स में अवेलेबल होने चाहिए। उसके बाद कुछ एसेसरीज़ की बहुत ज़्यादा नीड होती है, जैसे कि प्लेनो लेंस। तो हम देख सकते हैं कि ये प्लेनो लेंस हमारे पास है एसेसरीज़ में जो कि आता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्लूडर। ठीक है, आप ऑक्लूडर को देख पाएंगे, यानी ये बिल्कुल पूरी तरीके से बंद होता है चारों तरफ से, तो इसे हम बोलते हैं क्या, ऑक्लूडर, जो कि आई को कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पिन होल। पिन होल में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एक छोटा सा छेद बना हुआ है, शायद आप देख पा रहे हो, मैं देख पा रही हूँ एक्चुअली। इसमें एक छोटा सा छेद बना हुआ है जिसकी हेल्प से हम जो सेंटर की रेज होती हैं उनकी हेल्प से विज़न को इम्प्रूव कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना इम्प्रूव्ड विज़न हमारी आई में अवेलेबल है। नेक्स्ट है स्टेनोपिक स्लिट। ये एस्टिग्मेटिज्म के मेजरमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, स्पेशली स्टिग्मेटिक फैन टेस्ट के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा मेडॉक्स रॉड। मेडॉक्स रॉड में डिफरेंट पावर के डिफरेंट से सिलेंड्रिकल एक्सेस, जो सिलेंडर्स होते हैं वो पैरेलल फॉर्म में यहाँ पर अवेलेबल होते हैं और ये एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट को एक स्ट्रीक ऑफ लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा रेड एंड ग्रीन फिल्टर्स। रेड एंड ग्रीन लेंसेज जो हमारे पास में हैं ये हमारा ड्यूक्रोन टेस्ट एक्सेट्रा के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो कुछ ये एसेसरीज़ थी जो कि हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। साथ ही साथ हमारा जैक्सन क्रॉस सिलेंडर, ये हमारे सब्जेक्टिव रिफाइनमेंट में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। जेसीसी बेसिकली पावर और एक्सेस दोनों का रिफाइनमेंट करता है, यानी इसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं जो एक्सेस हमने दी है वो सही है या नहीं, और जो पावर हमने पेशेंट को दिया है वो भी एक्यूरेट है या फिर नहीं। ये हुआ हमारा ट्रायल बॉक्स या फिर ट्रायल सेट। इसके बाद हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए एक ट्रायल फ्रेम। ट्रायल फ्रेम में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे चैम्बर्स बने हुए हैं। ठीक है, मैं इन्हीं लेंसेज को इसमें पुट करके आपको दिखा देती हूँ। यानी कि यहाँ पर जो ट्रायल लेंस हमारे पास ट्रायल फ्रेम है उसमें 4 चैम्बर्स हैं जिसमें मैं लेंसेज फिट कर रही हूँ 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, इस तरीके से 4 चैम्बर्स दिए हुए हैं जिसमें हम एक साथ में 4 लेंसेज को यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। ये लेंसेज कौन कौन से होंगे, इसमें से आपका आ जाता है स्फेरिकल लेंस, 1 फॉर स्फेरिकल लेंस, 1 फॉर सिलेंड्रिकल लेंस, 1 फॉर ऑक्लूडर एंड 1 फॉर योर एसेसरीज। ठीक है, या फिर प्रिज्म्स। इनके लिए ये सारे चैम्बर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं।
खास ध्यान रखना चाहिए कि जो ट्रायल फ्रेम हमारा है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो, एडजस्टेबल हो, फ्रॉम साइड टू साइड एंड फ्रॉम सेंटर टू, यानी टेम्पल्स भी इसके इजी होने चाहिए ताकि हम इसकी हेल्प से नियर विज़न भी इजीली टेस्ट कर सकें। इसके बाद हमारे पास होना चाहिए एक डिस्टेंस विज़न चार्ट और एक नियर विज़न चार्ट। डिस्टेंस और नियर विज़न चार्ट्स को मैं दिखा देती हूँ। स्नेलियंस चार्ट हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। ये स्नेलियंस चार्ट है और ये हमारा नियर विज़न चार्ट है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम डिस्टेंस और नियर विज़न को मेज़र करते हैं। तो ये बात हो गई हमारे पास में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो प्रोसीजर में हम पेशेंट को पहले बिठाएंगे, उसके बाद में हम सामने ऑब्जर्वर और पेशेंट जो है वो फ्रंट टू फ्रंट बैठेंगे और उसके बाद हम अपने रेटिनोस्कोप की हेल्प से पेशेंट की आई को एग्जामिन करने की कोशिश करेंगे। कैसे? हम एक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे ऑफ अबाउट 1 मीटर और 67 सेंटीमीटर। 1 मीटर को हम इसलिए लेते हैं क्योंकि उससे एक्यूरेसी ज़्यादा आ जाती है। एक्यूरेसी क्यों? अगर हम उसको मीटर से डायप्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मूला लगा के D इज इक्वल टू 1/f, यानी डायप्ट्रिक पावर इज इक्वल टू 1/f इन मीटर्स। तो मीटर में हमारा 1/1 दैट इज डायप्ट्रिक पावर इज 1 डायप्टर। तो हम डायरेक्ट अपनी फाइंडिंग में से 1 डायप्टर को सब्सट्रैक्ट करके पावर को कंक्लूड कर सकते हैं कि कितना पावर वहाँ पर आना चाहिए। और उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन। इन शॉर्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वहाँ पर हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें रिफ्लेक्स दिखाई ही नहीं देता, नो रिफ्लेक्स इज देयर। तो हम उस केस में, वो किन केसेस में हो सकता है? या तो पेशेंट की आई में कोई हेजीनेस हो, कोई कॉर्नियल ओपेसिटी हो, या फिर इंट्राऑकुलर ओपेसिटी हो, कोई इंट्राऑकुलर हेजीनेस हो, या फिर पेशेंट की आई में एक बहुत ही हायर अमाउंट का रिफ्रैक्टिव एरर अवेलेबल हो। इन दोनों ही केसेस में मूवमेंट हमें दिखाई नहीं देगा। दूसरा आता है कि मूवमेंट दिख तो रहा है लेकिन बार बार चेंज हो जाता है। तो अगर हम चेंजमेंट की बात करें तो उसके लिए बेसिकली रीज़न होता है एकोमोडेशन, यानी उस टाइम पे हमें रेटिनोस्कोपी विद फॉगिंग करनी चाहिए ताकि हम एक्यूरेट पावर जो है पेशेंट का वो निकाल सकें। नेक्स्ट आता है सीजर मूवमेंट। सीजर मूवमेंट हमें हाई एस्टिग्मेटिज्म के केस में मिलते हैं, स्पेशली इन केसेस ऑफ केराटोकोनस, जो कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है जिसमें कॉर्निया हमारी कॉनिक शेप में चली जाती है और बहुत ही लार्ज अमाउंट का एस्टिग्मेटिज्म वहाँ पर कॉज करती है। तो ये सारे हमने प्रॉब्लम्स की बात की जिनके बेसिस पे हमें डिस्कम्फर्ट रेटिनोस्कोपी के टाइम पे फील होता है। तो मेरे ख्याल से जो हमने आज डिस्कस किया दैट वाज इन शॉर्ट सफिशिएंट फॉर रेटिनोस्कोपी और टॉपिक, एंड आई होप आप सबको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। इससे जुड़े और भी सेशंस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी rgcsk.edu के साथ। थैंक यू।